वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एएनएस फार्मा सीरीज़। तो आज हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक करना है इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले उसकी क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर बताया है कि इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी मेन क्लासेस जो है वो दो हैं। एक क्लास है मेजर कार्बामेट्स, दूसरी ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। ठीक है, इनको बेसिकली हम एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स कहते हैं। अब ये क्यों कहते हैं, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो नियोस्टिग्मीन है वो एक कॉमन कार्बामेट है और जो पैराथायोन है वो एक कॉमन ऑर्गेनोफॉस्फेट है। ठीक है, दो मेजर क्लासेस पढ़ ली हमने और उनके कॉमन ड्रग्स पढ़ ली हमने। उसके बाद एक और ड्रग है जो कि एड्रोफोनियम है। ये नेचर में अल्कोहल है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। ठीक है, अब ये सारा इसमें लिखा है। अब बात आ गई कि एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स क्यों हैं, तो इसकी तरफ चलते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि दो टाइप के कोलिनोमोमेटिक्स होते हैं, एक डायरेक्ट होते हैं और कुछ होते हैं हमारे पास इनडायरेक्ट। ठीक है, जो डायरेक्ट होते हैं वो डायरेक्टली रिसेप्टर्स पे एक्ट करके जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जबकि जो इनडायरेक्ट होते हैं वो एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करके अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं इनडायरेक्टली, इसलिए हमें उनको इनडायरेक्ट कहते हैं। तो यही वजह है कि हम इनको एसिटाइलकोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ना है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि ये काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है कि जो कार्बामेट और ऑर्गेनोफॉस्फेट होते हैं ये एसिटाइलकोलिन एस्टरेज के साथ बाइंड करते हैं और फिर उसका हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस हो जाता है। इस प्रोसेस में ये होता है कि जो अल्कोहल पोर्शन है ना इन मॉलिक्यूल्स का वो रिलीज़ हो जाता है, लेकिन जो एसिडिक पोर्शन है ना वो अभी भी एसिटाइलकोलिन एस्टरेज की एक्टिव साइट के साथ लगा रहता है। वो क्यों वहाँ लगा रहता है उसका रीज़न बताती हूँ। जो एसिडिक पोर्शन है वो वहीं पे लगा रहता है एक्टिव साइट पे। वो क्यों लगा रहता है, ताकि एक्टिव साइट पे वो एसिटाइलकोलिन आके बाइंड ना कर जाए और ये एसिटाइलकोलिन एस्टरेज उसे कहीं डिस्ट्रॉय ना कर दे। इस वजह से ये वहाँ पे मौजूद होते हैं ताकि एसिटाइलकोलिन को रोक सकें कि वो इस एंजाइम के साथ बाइंड करे और फिर उसकी डिग्रेडेशन हो। तो इस तरह ये ड्रग्स जो है वो एसिटाइलकोलिन के इफेक्ट को एम्पलीफाई करते हैं, क्योंकि ये एसिटाइलकोलिन को डिग्रेड नहीं होने देते, ये एसिटाइलकोलिन स्ट्रेस को रोक के रखते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ ये हो गया इसका मैकेनिज्म कि ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, पहले ये बाइंड करते हैं एसिटाइलकोलिन स्ट्रेस के साथ और हाइड्रोलिसिस होता है। अल्कोहल पोर्शन निकल जाता है, एसिडिक पोर्शन वहीं पे रह जाता है एक्टिव साइट पे इस एंजाइम की, ताकि कहीं एसिटाइलकोलिन इसके साथ आके बाइंड ना कर जाए और कहीं वो ब्रेक डाउन ना हो जाए उसका। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक ड्रग है एड्रोफोनियम, जो पीछे भी मैंने जिक्र किया कि ये एक अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है। ये बेसिकली है तो अल्कोहल ईस्टर नहीं है, लेकिन फिर भी एक्टिव साइट के साथ जो है ना इसकी एफिनिटी है। ये एसिटाइलकोलिन एस्टरेज के साथ बाइंड करता है और 5 से 15 मिनट के लिए जो है ना ये इस ड्रग को इनहिबिट कर सकता है। तो ये भी एक इनडायरेक्ट एगोनिस्ट है, एक एसिटाइलकोलिन एस्टरेज इनहिबिटर है, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद ये उसको रोक नहीं सकता। अब इन्होंने कार्बामेट्स का बताया कि वो कितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए एसिटाइलकोलिन एस्टरेज के साथ बाइंड करते हैं, यानी कि उसको कितनी देर तक रोक सकते हैं, 2 to 8 आवर्स। ये सारी वैल्यूज़ हम पीछे पढ़ भी चुके हैं टेबल में पिछले लेक्चर में। इसी तरह ऑर्गेनोफॉस्फेट सबसे ज़्यादा लॉन्ग एक्टिंग होता है, यानी कि इनका ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा होता है। तो ये डेज़ टू वीक्स तक जो है वो अपना काम करते हैं और एसिटाइलकोलिन के साथ एस्टरेज के साथ ही बाउंड रहते हैं और इसको जो है वो अब एसिटाइलकोलिन को इनहिबिट नहीं करने देते। ठीक है, तो ये था इस पैराग्राफ में। अब चलते हैं इसकी इफ़ेक्ट्स की तरफ। ये इफ़ेक्ट्स क्या हैं इसके। इफ़ेक्ट्स में ये होता है कि चूँकि ये एसिटाइलकोलिन एस्टरेज को इनहिबिट करते हैं तो ये फिर एसिटाइलकोलिन की इफ़ेक्ट को भी ज़्यादा कर देते हैं, इसकी ड्यूरेशन को, उसकी हाफ लाइफ को, सबको ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, अब एसिटाइलकोलिन तो मस्कार्निक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स दोनों पे अपना काम करता है। तो इस वजह से जो इन ड्रग्स की वजह से मस्कार्निक और निकोटिनिक इफेक्ट्स दोनों जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि ऑर्गन में क्या चीज़ डोमिनेंट है तो वही ज़्यादा होगी। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं पैरासिम्पैथिक और सिम्पैथिक का, कि जब हम गैंग्लियाज को स्टिमुलेट करते हैं तो जो डोमिनेंट हो उसी का इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। सेम इज़ द केस हेयर। अब इन्होंने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात का जिक्र किया है कि जो कोलेस्ट्रेज इनहिबिटर्स यानी कि जो इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स हैं वो अनइनर्वेटेड साइट्स पे काम नहीं करते। तो ये एक बात है जो आपने याद रखनी कि जहाँ पे इनर्वेशन होगी ना
वहीं पे ये काम करेंगे, जहाँ पे इनर्वेशन नहीं होगी वहाँ पे ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके क्लिनिकल यूज़ की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी बेस है फार्माकोलॉजी की, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका यही होगा कि मतलब जिन जिन काफ़ी डिजीज़ को ये ट्रीट करते हैं, ठीक है। अब सबसे कॉमन इसका है ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थीनिया, ठीक है। न्यूस्टिग्मीन, फाइसोस्टिग्मीन, ये सारे माइस्थीनिया को जो है वो ट्रीट करते हैं। तो एंड पे बुक पे एक टेबल बना हुआ है, वहाँ पे सारी डिजीज़ लिखी हुई है, किस किस को कौन सा ड्रग ट्रीट करता है, तो वहाँ से आप मेमोराइज़ कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बताया कि रिवास्टिग्मीन एक ड्रग है जो कि अल्जाइमर डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है, और ये कार्बामेट टाइप से है। रिवास्टिग्मीन अल्जाइमर को ट्रीट करता है, ये चीज़ें आपने बहुत अच्छे से याद करनी है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया है कि कुछ कार्बामेट्स जैसे कि कार्बाराइल होते हैं, ये इंसेक्टिसाइड्स के तौर पे भी यूज़ होते हैं कुछ कार्बामेट्स। रिवास्टिग्मीन कार्बामेट जो है अल्जाइमर डिजीज़ में, और कार्बाराइल जो है वो कहाँ पे यूज़ होता है, इंसेक्टिसाइड्स। इसी तरह ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जो हैं वो ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन कुछ मेडिसिन के तौर पर भी यूज़ हो सकते हैं ह्यूमन में। उनकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, मैलाथायोन और मेट्रिफोनेट, ये याद रखने हैं आपने इनके नेम्स। लास्ट हमारे पास है एड्रोफोनियम। अब इसका यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बेसिकली क्या करता है कि जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज हुआ होता है ना, उससे दोबारा से जो है वो एक्टिवेट कराता है, ठीक है। उसको रिवर्स, इस ब्लॉकेज को रिवर्स कराता है, ठीक है। और ये यूज़ होता है इन द डायग्नोसिस ऑफ माइस्थीनिया, ठीक है। एक तो ये डायग्नोसिस ऑफ माइस्थीनिया में यूज़ होता है, दूसरा ये माइस्थीनियल क्राइसिस को कोलिनर्जिक क्राइसिस से डिफ्रेंशिएट कराता है, ठीक है। अब ये कैसे डिफ्रेंशिएट कराता है वो सब मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि माइस्थेनिक क्राइसिस और कोलिनर्जिक क्राइसिस दोनों के दोनों मसल वीकनेस कराते हैं, इसलिए इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी एड्रोफोनियम ये काम करता है। और कैसे करता है, इसका मैकेनिज़्म यहाँ कैडजंग में बुक में इतना मेंशन नहीं है, मैं आपको अलग से इसका समझाती हूँ मैकेनिज़्म पूरा। जी, तो यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ कि माइस्थेनिक क्राइसिस क्या होता है। माइस्थेनिक क्राइसिस ये होता है कि ये एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एसिटाइल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे रिसेप्टर्स पे स्टिमुलेशन नहीं होती। जब रिसेप्टर्स पे स्टिमुलेशन नहीं होती तो क्या होता है कि पैरालिसिस हो जाता है। इसे कहते हैं मस्कैरेनिक क्राइसिस, कि रिसेप्टर्स पे एक्टिविटी नहीं हो रही। अब कोलिनर्जिक क्राइसिस क्या है, कोलिनर्जिक क्राइसिस ये है कि जब हम एक ड्रग बहुत ज़्यादा दे देते हैं तो क्या होता है कि ये रिसेप्टर्स डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, यानी कि ये रिस्पॉन्ड करना बंद हो जाते हैं। तब क्या होता है, तब अगर हम एड्रोफोनियम दें भी, और वो एड्रोफोनियम अगर एसिटाइलकोलिनेस्टरेज को डिस्ट्रॉय कर भी दे, एसिटाइलकोलिन मौजूद भी हो, वो यहाँ पर आकर बाइंड भी करे, तब भी जो है रिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि रिसेप्टर्स डिसेंसिटाइज हो गए हैं, अगर ड्रग देने से भी कोई फ़र्क ना पड़े, यानी कि वो वीकनेस ख़त्म ना हो, तो हम कहेंगे कि ये कोलिनर्जिक क्राइसिस है। क्योंकि अगर हम ड्रग दे भी दें तो रिसेप्टर्स ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो कैसे ड्रग काम करे। जबकि जब माइस्थेनिक क्राइसिस होता है उसमें तो ऐसा होता है कि एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इसको इनहिबिट कर रहा होता है, ये यहाँ पे पहुँच नहीं रहा होता। तो अगर हम एड्रोफोनियम देंगे तो वो इसको इनहिबिट कर देगा और एसिटाइलकोलिन को रिसेप्टर्स तक ले आएगा, तो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। तो इस तरह ये दोनों को डिफ्रेंशिएट करता है कि ड्रग देने से अगर तबीयत ठीक हो जाए, वीकनेस ख़त्म हो जाए, तो ये हमारे पास माइस्थेनिक क्राइसिस होता है, और अगर ना हो तो ये कोलिनर्जिक क्राइसिस होता है। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ ड्रग्स जैसे कि ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, उन्हें अगर ज़्यादा डोज में दे दिया जाए तो वो बहुत टॉक्सिक होते हैं। इनको काफ़ी जगह टेररिस्ट अटैक्स में भी यूज़ किया जाता है इन ड्रग्स को। सबसे ज़्यादा टॉक्सिक ड्रग जो है, इंसेक्टिसाइड जो है, वो हमारे पास है पैराथायोन, ठीक है। पैराथायोन सबसे ज़्यादा फर्टल है, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट तब पॉसिबल है अगर हम लोगों ने फ़ौरन इसका एक्सपोजर डिटेक्ट किया और फ़ौरन इसका ट्रीटमेंट कर लिया जाए। अगर देर हो तो फिर इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता। अब इसके ट्रीटमेंट का तरीका क्या है, सबसे पहले वाइटल साइंस को जो है वो बचाएं, यानी ब्रीदिंग रेट, हार्ट रेट नॉर्मल करें। उसके बाद जो चॉइस होती है कि हम एंटी मस्कैरेनिक एजेंट देते हैं, एट्रोपिन, ठीक है, ताकि मस्कैरेनिक एक्टिविटी जो कि पैराथायोन की वजह से बहुत ज़्यादा हो गई है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। लेकिन ये ड्रग अगर निकोटीनिक टॉक्सिसिटी हो जाए तो वहाँ पे ये ड्रग काम नहीं करता। तो फिर वहाँ पे हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, वहाँ पे हम ऐसे ट्रीटमेंट करेंगे कि रेस्पिरेशन को सपोर्ट करेंगे, और उसके अलावा जो कोलिनेस्टरेज जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है इस ड्रग की वजह से, उसे दोबारा
उसको रीजनरेट करें ताकि ये सिम्टम्स ख़त्म हो, ताकि कोलिनेस्ट्रेस रीजनरेट होकर एसिटाइलकोलिन को ख़त्म करे और इसकी एक्शन जो है उसको भी ख़त्म करे, ठीक है। तो अब ये कैसे पॉसिबल होगा कि कोलिनेस्ट्रेस रीजनरेट हो। नॉर्मली कोई ड्रग कैसे काम करता है, ये लोग एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेस इनहिबिटर्स हैं, तो ये अगर ऑर्गेनोफॉस्फेट है तो ये बाइंड करेगा एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेस के साथ और इसे डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। अब हमने फटाफट पता लगा लिया कि पॉइजनिंग हो रही है, तो हमने क्या करना है, एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेस को फिर से रीजनरेट कराना है ताकि ये इफेक्ट ख़त्म हो जाए, यानी कि ये डिस्ट्रॉय ना हो इसके हाथों और एसिटाइलकोलिन को ये डिस्ट्रॉय करके और एक्टिविटी को रोक सके। तो हम एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेस को रीजनरेट कैसे कराएंगे, तो इसके लिए ये एक डायग्राम है। यहाँ पे क्या है कि ये जो ऑर्गेनोफॉस्फेट है ये एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेस के साथ बाइंड हो गया ताकि वो इसे डिस्ट्रॉय कर सके और एसिटाइलकोलिन को इफेक्ट इन्हेंस कर सके। पैराथायरोन ने ये करवाया है, ठीक है। लेकिन अगर फौरी तौर पे हम एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेस को इससे अलग करवा सकते हैं, कैसे करा सकते हैं, एक मॉलिक्यूल के थ्रू, जिसे हम कहते हैं प्रेलिडोग्जाइम। प्रेलिडोग्जाइम का नाम आपकी बुक में हुआ है शामिल। तो क्या होगा कि अगर ये मॉलिक्यूल हम यूज़ कर लें तो फटाफट ये एसिटाइलकोलिन को हटाकर फॉस्फेट के साथ खुद अपना बॉन्ड बना लेगा और एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेस हमारे पास दोबारा आ जाएगा और ये एसिटाइलकोलिन को इनहिबिट करेगा और फिर पैराथायरोन के इफेक्ट को ख़त्म कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर देर हो जाए तो क्या होता है कि ऑर्गेनोफॉस्फेट का एक ग्रुप ख़त्म हो जाता है और ये एजिंग हो जाती है, जिसकी वजह से अब ऐसा मॉलिक्यूल बनता है जिससे प्रेलिडोग्जाइन भी जो है वो एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेस को अलग नहीं करवा सकता। तो ये था पूरा मैकेनिज़्म, ठीक है। अब इन्होंने बताया कि इन इंसेक्टिसाइड्स की टॉक्सिसिटी की वजह से और इसी वजह से इनको जो है वो इंसेक्टिसाइड के तौर पे यूज़ किया जाता है। कुछ ऐसे भी एजेंट्स होते हैं जैसे कि मेलाथायोन वगैरह जो कि ह्यूमन में सेफ़ होते हैं, क्योंकि ये फ़ौरन जो है वो ह्यूमन में मेटाबोलाइज होकर इनएक्टिव प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जबकि कुछ ऐसे होते हैं ड्रग्स जैसे कि मेलाथायोन और पैराथायोन, वो प्रो ड्रग्स होते हैं, इनको काम करने के लिए पहले एक्टिव प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना ज़रूरी है, जैसे कि मेलाक्सोन और पैराक्सोन। इन दोनों को पहले इन दोनों में कन्वर्ट होना होगा ताकि वो काम कर सकें। अब इनकी पॉइजनिंग वही होगी, ऑब्वियसली ये दोनों एगनिस्ट्स हैं तो वही पॉइजनिंग करेंगे जो हम डायरेक्ट की पढ़ चुके हैं। उसके लिए निमोनिक है डम्बल्स यानी कि डायरिया, यूरिनेशन, मियोसिस, ब्रेडिकार्डिया, ब्रोंकोस्पैज्म, और ये सारा हम लोगों ने याद रखना। वही वाले फीचर्स हैं, यानी कि पैरासिम्पैथिक के इफेक्ट इंक्रीज़ हो जाएगा अगर इनकी टॉक्सिसिटी होगी। तो यहाँ तक था हमारा टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।